अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है मंडे मार्केट ओपनिंग प्रीव्यू के हवाले से। आज संडे का दिन है और कुछ घंटों के बाद जो ग्लोबेक्स मार्केट होती है, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 3 बजे खुलती है, उसको खुलने में चंद घंटे रह गए हैं। और इस हफ्ता और इतवार सिर्फ हम यही ख़बरें और हालात हाजरा का जायज़ा लेते रहते हैं कि जनाब कौन सी ऐसी ख़बर है जिस बेसिस पे जो मंडे की मार्केट ओपनिंग होगी, चाहे वो ग्लोबेक्स पूरी दुनिया की मार्केट हो या फिर मंडे को खुलने वाली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो। इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें इन 2 दिनों में बाज़गश्त करती हैं, नॉर्मली हफ्ता और इतवार जो देखा जाता है। और इनमें कोई हमें बहुत बड़ी ख़बरें तो ऐसी दिखाई नहीं दे रही जिसके बेसिस पे ये कहा जाए कि मार्केटों में कुछ भूचाल आ जाएगा, मार्केटें नीचे लोअर साइड पे खुलेंगी या मार्केटें ऊपर की तरफ खुलेंगी, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो या ग्लोबेक्स इंटरनेशनल मार्केट हो या अमेरिका की स्ट्रीमलाइन इंडेक्स हो जिसमें S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक है, या फिर यूरोप की फुटसी है जो कि इंग्लैंड की स्टॉक इंडेक्स है, इसके अलावा CAC 40 जो कि फ्रांस का है, या जर्मन डैक्स हो, या कोई भी ऐसी या आप निकाय इंडेक्स ले लीजिए जापान की तरफ, या चाइना के कंपोजिट इंडेक्स को ले लीजिए, या हांगकांग के हैंगसेंग को ले लीजिए, कि कोई ऐसी दो बहुत बड़ी हिला देने वाली खबर इन 2 दिनों में हमें दिखाई नहीं दी। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो 2 मार्केटें हैं, सऊदी अरब और की तदावुल ऑल शेयर्स, और इसके साथ ही इसराइल की जो मार्केट है हुई होती है, वो संडे को ओपन रहती है, जिसके बेसिस पे हमें थोड़ा सा एक इंडिकेशंस मिल जाती हैं कि मार्केटें मंडे को किन लेवल्स पर खुलेंगी। लेकिन उसमें भी कहीं कोई ऐसा बहुत बड़ा हमें गैप दिखाई नहीं दे रहा कि जिन बेसिस पे ये कहा जाए कि मार्केटों में बहुत ज़्यादा कोई अपवर्ड ट्रेंड या लोअर ट्रेंड मार्केट में आएगा। लेकिन ये हफ़्ता हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये हफ़्ता यानी कल 29 मार्च का दिन होगा और इसके 2 दिन के बाद ये मंथ एंड हो जाएगा। यानी इस हफ्ते हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी रहेगी और वीकली क्लोजिंग भी रहेगी। तो लेकिन 2 दिन जो है हमारे पास वर्किंग डे आएंगे, यानी थर्सडे और फ्राइडे। लेकिन थर्सडे और फ्राइडे में, यानी फ्राइडे भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे आ रहा है, यानी पूरा ये हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें मंथली क्लोजिंग आपकी 2-3 दिन के बाद आ जाएगी। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है गुड फ्राइडे और ईस्टर हॉलीडे। अमेरिका और पूरे यूरोप में मार्केटें बंद रहेंगी, यानी ईस्टर की जो हॉलीडे है वो कमिंग संडे को होगा, और जबकि गुड फ्राइडे हॉलीडे सेलिब्रेट की जाएंगी बरोज़ जुमा। तो जुमे को भी मार्केटें बंद जैसी रहेंगी, पूरा यूरोप बंद रहता है और पूरा आपका US मार्केटें बंद रहती हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास इन बंद मार्केट में भी आती हैं, और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास फ्राइडे को जो सबसे बड़ी रिपोर्ट गिरदानी जाती है अमेरिका की इकॉनमी की, जिसको हम नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के तौर पर गिरदानते हैं, वो फ्राइडे को बहरहाल रिलीज़ होगी। तो इन 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 बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो हफ्ता है ये कल से शुरू होगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है आपका मंथ एंड भी आ रहा है, और गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, हॉलीडे मूड रहेगा, और टेक्निकल बेसिस पे जो मंथली क्लोजिंग होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है, और इसी तरीके से फ्राइडे क्लोजिंग भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, इन 2 दिनों में, यानी ये जो हफ्ता और इतवार अभी गुजर रहा है, इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि अच्छा कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है इंडिया के हवाले से। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, भारत, वहाँ पे कल होली सेलिब्रेट की जाएगी, हिंदू फेस्टिवल है, और इसमें मुसलमान भी कुछ ना कुछ हद तक पार्टिसिपेट करते हैं, और एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकना और उसको बड़ा कलरफुल ये फेस्टिवल होता है, और पूरे भारत में और जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो अरब कंट्री में हो, दुबई में हो, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो। तो होली सेलिब्रेट की जाएगी कल भारत में। इस बेसिस पे भी नॉर्मली मार्केट के क्लोजिंग के हवाले से कहीं डिटेल मौजूद नहीं है, माइट पॉसिबल मार्केट खुली हुई हो और होली सेलिब्रेट हो रहा हो, तो बहरहाल इसका कुछ वॉल्यूम पे मैटर करता है और मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाता है। तो बहरहाल कल होली फेस्टिवल है, हमारी तरफ से तमाम जो हिंदू बरादरी है उनको मुबारक हो, और ये एक उनके लिए एक अच्छा फेस्टिवल है। अच्छा, बहरहाल इसमें थोड़ी सी मार्केट में वॉल्यूम मैटर करता है, उसको भी आप जहन में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा हालात और हाजरा का जायज़ा लेते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है,
जो ख़ास तौर पे ये जो हमारा एशियन कंट्रीज़ है या साउथ एशिया है या नॉर्थ एशिया, यानी जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना के पड़ोसी मुल्क कंसिडर किए जाते हैं या पड़ोसी मुल्क हैं, तो इनमें हम ये देख रहे हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान में सी पैक बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी तरीके से चाइना जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की, ईरान और फिर पूरे यूरोप की तरफ जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बेसिस पे ये देख रहे हैं हम कि चाइना पूरे इस रीजन में, न सिर्फ एशियन रीजन में बल्कि पूरे यूरोप में जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से उसकी जो कदम है, जो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ है, जो बिजनेस इन्फ्लुएंस है, वो रोज़ बरोज़ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, अब ताज़ा तरीन ख़बर क्या है कि कल 2 दिन कबल हम यानी ईरान और चाइना के दरमियान 25 साला एक बिज़नेस कोऑपरेशन पैक्ट साइन हुआ है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ और उसमें सर फहरिस्त बरतानिया है और इसी तरीके से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है वो इस पर बहुत ज़्यादा एक तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ये चाइना जो है इस तरीके से क्यों ये बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, टर्की हो, ईरान हो, या आप अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते हमारे पास खबर थी कि जनाब 1.5 बिलियन ऑफ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है श्रीलंका ने। तो श्रीलंका तक जो है वो पहुंच चुका है और इसी के साथ ही जो अफ़गानिस्तान में हालात को बेहतर करने की जो कोशिश है उसमें हम जो चाइना का किरदार है उसको हम नेगेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि चाइना का सबसे जो चाइना इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट बायर ऑफ क्रूड ऑयल या ऑयल और ईरान से वो ख़रीदता है। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि ये जो तशवीश है, जो एक सवालिया निशान यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका के अंदर बढ़ता चला जा रहा है ये चाइना के हवाले से, तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि चाइना के अगेंस्ट में अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ ने आवाज़ें भी उठाना शुरू की हैं। अब सबसे ताज़ा तरीन ये है कि चाइना का एक सूबा है जिंगजियांग, एक सूबा है जिसके अंदर यूहिगर जो कम्युनिटी है उसके ऊपर कहा यह जाता है कि उसमें मुसलमान भी हैं, दूसरे फेथ को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो कम्युनिज्म है, जो चाइना जो है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करता है और वो जो मजहबी जो आज़ादी है वो वहाँ पर हासिल नहीं है। तो इस हवाले से अमेरिका ने बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठा रहा है कि जनाब जिस तरीके से कहते हैं कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, तो अमेरिका को जो है सारे जहां का दर्द है। अब हमने ये पहले भी देखा कि अमेरिका जो है कभी अरब कंट्रीज़ के अंदर घुसा हुआ है, कभी वो अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाती है, कभी वो हांगकांग के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हवाले से वो आगे बढ़ जाता है, कभी वो हम देखते हैं कि फ़लस्तीन को मार रहा है और इसराइल को साथ दे रहा है। तो बहुत सारी जगहों पे हमें इसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है, जबकि हम चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है, जो चाइनीज़ लॉबी है या चाइनीज़ हुकूमत है, उसको हम ये नहीं देखते कि वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर कोई मदाखलत कर रहा हो और उनकी इंटेग्रिटी को जो है वो दाव पर लगा रहा हो। तो इस हवाले से जो खबरें अभी 2 दिन में चली हैं उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट यही है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो है जो चपकलिश है उसमें थोड़ा सा हमें इंटेंसिटी दिखाई दी है। लेकिन इन बेस पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जनाब कि स्टॉक्स गिर जाएंगे और चाइना और अमेरिका के हालात ख़राब हो रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चाइना और अमेरिका के माबैन हम ये देख रहे हैं कि अभी पिछले दिनों अलास्का में मुलाकात भी हुई, ट्रम्प दौर के बाद पहली मुलाकात की, लेकिन उन दोनों मुलाकात में कोई अच्छी बातें हमें नज़र नहीं आई। लेकिन अच्छी का मतलब ये भी नहीं है कि कोई जंगी सूरत हाल बर्पा हो गई हो, लेकिन इनके दरमियान जो चपकलिश है वो बरकरार है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के बगैर मुमकिन नहीं। अब चाइना की जब हम बात करते हैं तो चाइना की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट्स हैं, जो आप ये कह लीजिए कि जो सोयाबीन, वीट, कॉर्न, कॉटन जो एग्रीकल्चर आइटम है वो अमेरिका से ही इंपोर्ट करता है चाइना। जितने भी एग्री प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना अमेरिका से ख़रीदता है। इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम बात करते हैं तो चाइना की जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं मेड इन चाइना से भरी पड़ी हुई हैं। मैं आप लोगों से अक्सर कहता रहता हूँ कि ये कलम मेरे पास है, ये भी मेड इन चाइना। तो हर चीज़ मेड इन चाइना आपको नज़र आती है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और इवन के अगर आप ये ट्रेड बैलेंस की जो रिपोर्ट्स निकाल के देखें या जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं
वो चाइना के पास 3.7 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हैं। आई रिपीट, 3.7 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पेयर मनी है चाइना के पास, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 129 बिलियन डॉलर हैं। अब 1 ट्रिलियन भी नहीं है अमेरिका के। तो अमेरिका तो इस हवाले से अगर हम देखें तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कोलैप्सिंग सिचुएशन में हमें दिखाई देता है अमेरिका, और चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, और वो उसके पास चूँकि फंड्स अवेलेबल हैं और उस फंड्स के बेसिस पे वो पूरी दुनिया को चला रहा है। कहीं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, कहीं सी पैक है, तो कहीं सी टेक है। हर तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाइना छाया हुआ है, और चाइना इज टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर, इसको हम कहते हैं। बहरहाल अमेरिका की जो सिलसिले हैं वो अपनी जगह पर है। अमेरिका भी वन ऑफ द रिचेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है दुनिया में, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से हम ये जानते हैं कि चाइना का कोई भी मुकाबला करने वाला सामने नज़र हमें नहीं आता। तो बहरहाल चाइना को अगर हम ये कहें कि वन ऑफ द सुपर पावर है, तो ये भी बेजा ना होगा। बहरहाल ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इनमें हम ये नहीं कह रहे कि जनाब इसमें बहुत ज़्यादा कोई ख़तरे की बात है, लेकिन बहरहाल इनके दरमियान कुछ चपकलिश पाई जाती है। अच्छा, इसके साथ ही जो गोल्ड, जो स्टॉक की हम बात कर लेते हैं। जो स्टॉक में फ्राइडे को जो मूव आई थी, और फ्राइडे में सबसे ज़्यादा हमने ये देखा कि मार्केट ओपनिंग से पहले मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गई थी। इवन कि बहुत सारे जो डेटा और रिपोर्ट्स थे वो अच्छे भी आए थे अमेरिका के, लेकिन हमारे पास आज डिफरेंट मीडिया पे ये बात सर्कुलेट हो रही है कि गोल्डमैन सैक की तरफ से 10 बिलियंस ऑफ डॉलर की जो फंड्स थे, जो उनके पास स्टॉक्स थे, वो उन्होंने सेल आउट किए थे। अच्छा, 10 बिलियन डॉलर जब गोल्डमैन सैक ने सेल किया, तो उसी के साथ एक सेल ऑफ स्प्री चली, और उस पर हमने ये देखा कि 35 बिलियंस ऑफ डॉलर के स्टॉक्स को सेल किया गया था अमेरिका में फ्राइडे वाले दिन। लेकिन लेटर ऑन क्लोजिंग के वक्त हमने देखा कि कुछ हालात और वाक़यात मॉर्गन स्टैनले की तरफ से उसको सपोर्ट किया गया, और मार्केटों ने हाई बनाना शुरू कर दिया। और फ्राइडे की नाइट को जो S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक ने क्लोजिंग दी थी, वो अपने तारीख की बुलंद तरीन सतहों के तकरीबन करीब दी थी। तो ये कुछ खबरें ऐसी थी गोल्डमैन सैक की और मॉर्गन स्टैनले की, जिसकी बेसिस पे मार्केट गिरी और फिर उसके बाद वापस ऊपर चली गई। और इसमें बेचने में सबसे ज़्यादा हमने ये भी देखा था कि चाइना की जो बड़े बड़े शेयर्स हैं, जिसमें बाइडू है या टेंसेंट है, टेंसेंट म्यूजिक एंटरटेनमेंट है, जो कि 6.6 बिलियंस ऑफ डॉलर के जो है उसके सेल आउट किए गए थे, जिसमें विप शॉप भी के होल्डिंग्स भी शामिल है। तो ये कुछ खबरें थी, लेकिन हम कहने का जो तमाम निचोड़ है वो यही है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो रिकवर कर जाती हैं और मार्केट में कोई ना कोई इंटरवेंशन हो जाती है, जिस तरीके से मॉर्गन स्टैनले और गोल्डमैन सैक की कहानी हमारे सामने फ्राइडे को थी। मेन पॉइंट क्या है कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, वो जब तक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ नहीं जाएगा, स्टॉक में डाउनफॉल नहीं दिखाई दे रहा। और इसी तरीके से जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, ना ही गोल्ड की मार्केटें डाउन साइड पे जाएंगी। गोल्ड की मार्केटें जो फ्राइडे को बंद हुई थी, वो $1731 पर आउंस पे बंद हुई थी, और इसी तरीके से सिल्वर भी और कॉपर की मार्केट जो बेस मेटल है, इंडस्ट्रियल आइटम है, वो भी हायर साइड पे चला गया था। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो बेसिक जो कोर पॉइंट है वो ये है कि जब तक अनटिल एंड अनलेस अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ नहीं जाता, ना ही स्टॉक्स गिरते हैं, ना ही गोल्ड सिल्वर, ना ही करेंसी मार्केट ड्रेस्टिकली गिरती हैं। लेकिन धीरे धीरे मार्केट दोबारा खास तौर पे स्टॉक्स रिकवर कर जाते हैं, बिकॉज के देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट राइज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन्हीं बेसिस पे हम देख रहे हैं कि मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहती हैं। अच्छा, अब ज़्यादातर जो खबरें हम वॉच कर रहे होते हैं और उसके अंदर जो तज्जिया निकालते हैं, जो बातें हम देखते हैं, तो आपको ज़्यादातर खबरें जो है ना वो पॉजिटिव मिलेंगी। मार्केटों में ज़्यादातर आपको अच्छी खबर मिलेगी। अब मेरे पास आज मैं ये देख रहा था कि एक तो पहली खबर के जब से जो बाइडेन साहब आए और उन्होंने पहले दिन अपने खिताब में ये कहा था कि जनाब वो क्लाइमेट समिट जो कि कई सालों से ट्रम्प साहब अटेंड नहीं कर रहे थे, वो पेरिस में होने वाली क्लाइमेट समिट में अटेंड करेंगे। 22 अप्रैल को होगा वो अगले महीने, जिसके अंदर जी जिनपिंग और पुतिन को भी दावतनामे भेजे जा रहे हैं और उनको बुलाया जा रहा है कि बहुत बड़ा ये एक प्रोग्राम हो रहा है जो क्लाइमेट समिट के हवाले से। तो ये हमारे पास पॉजिटिव खबर है कि जनाब बाइडेन, जी जिनपिंग और पुतिन जब एक सीट पे बैठेंगे, एक जगह बैठेंगे, तो इसमें कहीं नेगेटिविटी का पहलू तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके जो सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं, और इट माइट
माइट पॉसिबल कि स्टॉक्स में दोबारा से रिकवरी ऊपर आ जाएगी। और कहीं जैसे मैं पहले भी आपसे ये जिक्र करता रहा हूँ कि जब तक ये जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं यानी जी जिनपिंग, पुतिन और बाइडेन यहाँ पे, या इवन के बरतानिया या यूरोपियन साइड पर अगर आप देखें तो वहाँ पर कहीं ऐसा कोई खलफशार हमें दिखाई नहीं दे रहा कि जनाब कोई जंगी सूरत हाल बर्पा हो जाएगी जिसके बेसिस पे हम ये कहेंगे फिर स्टॉक मार्केट क्रैश होंगी। कहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये जो बाइडेन की तरफ से ये खबर आना कि जनाब वो मीटिंग कॉल यानी जो क्लाइमेट समिट अटेंड करेंगे, ये पॉजिटिव खबर है। इसी तरीके से हमारे पास ये खबर आ रही है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक या यूरोपियन यूनियन और बरतानिया चूंकि अब अलग हो चुके हैं, 46 ईयर्स ऑफ मैरिज के बाद इनको डिवोर्स हो चुकी है, अब ये दोबारा से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विस कोऑपरेशन पैक्ट पे साइन कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कोऑपरेशन पे ये पैक्ट पे साइन हो रहा है यूरोपियन यूनियन और यूके के दरमियान, अच्छी खबर है। इसी तरीके से कैलिफोर्निया में फेसबुक का जो कि हेडक्वार्टर बंद पड़ा हुआ था उसकी खबर है कि वो 10 मई से खुल जाएगा। अब ये भी अच्छी खबर। अब देखिए ये फेसबुक वन ऑफ द जाइंट कंपनी जो कि नियर $1 ट्रिलियन है, $800 बिलियन का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसमें फैंग ग्रुप में ये तमाम कंपनीज आती हैं, जिसमें अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स और जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और IBM सब है, ये द जाइंट कंपनीज हैं। अब इनकी जब खबरें हमारे सामने आती हैं और इवन के अभी हम देख रहे हैं कि अमेजॉन प्राइम की बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि आजकल जिस तरीके से इंडिया के सिनेमा कोविड-19 की वजह से बंद पड़े हुए, वहाँ पर अक्षय कुमार की एक नई फिल्म जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है और उसके अंदर वो ये अमेजॉन प्राइम पे जो है वो यानी रिलीज की जाएगी। तो ये सारी पॉजिटिव खबरें हमारे पास आ रही है, कहीं कोई नेगेटिव खबर नहीं है जिन बेसिस पे ये कहा जाए कि स्टॉक्स में कोई क्रैश हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। अब कल इंडिया में होली है, अच्छी खबर है कि जनाब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो हमारे पास कोविड-19 के हवाले से खबर पूरी दुनिया में चल रही है कि जनाब ये जो 3rd वेव ऑफ कोरोना वायरस आया है ये बड़ा ख़तरनाक है और इसके जनाब बड़े संगीन नताइज होंगे। इन बेसिस पे भी हम ये देख रहे हैं कि ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन एक इशू हो चुका है, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। एक तरफ तो हम ये राग अलाप रहे हैं पूरी दुनिया में कि जनाब कोविड कोविड कोविड, लॉकडाउन, शटडाउन और कर्फ्यू, लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक मार्केट पर आना चाहिए वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कि ना ही हमारे पास जॉब की रिपोर्ट खराब आ रही है, ना हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट की खबर खराब आ रही है, ना अमेरिका का GDP खराब हो रहा है। इस हफ्ते अमेरिका का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की रिपोर्ट आएगी, जॉब रिपोर्ट आएगी फ्राइडे को। हमारे पास तो सारी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, तो हाउ कैन आई से कि जनाब स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन साइड पे चली जाएंगी। तो अब जो बातें लोग कर रहे हैं, बहुत पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि जनाब फेस मास्क लगाओ और जनाब वो सैनिटाइजर यूज़ करें, और कोरोना वायरस के खिलाफ लोग आवाज़ें भी बुलंद कर रहे हैं कि जनाब ये कॉन्स्पिरेसी है, ये लोगों को दीवार से लगाने का एक तरीक़ाकार है। पूरा सऊदी अरब बंद पड़ा हुआ है, 13,000 होटल इंडस्ट्रीज बंद पड़े हुए हैं, एयरलाइन सेक्टर सऊदी अरब का बंद पड़ा हुआ है, लोग हज और उम्रे और ज़ियारत पे नहीं जा पा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी काम करती हुई दिखाई देती है। तो बहरहाल इसके पीछे क्या है ये आप लोग भी खुद देखिए और उसको जांचने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड दीज ऑल। और बाकी पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें बहुत ज़्यादा बातगश कर रही हैं कि जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो 100% ऑटोनमस बॉडी बना दिया जाएगा और वो IMF के अंडर में होगा, इसमें कुछ इबाहम पाया जा रहा है। इसमें एग्जैक्ट ऐसी बातें नहीं हैं जो अक्सर मीडिया पे यह आ रहा है कि जनाब अब पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो अब एक IMF के अंडर में काम करेगा और वो जो कुछ करेगा उसको कोई पूछने में वाला नहीं है, और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं या नैब हो या FI हो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के किसी भी बंदे को पूछगछ के लिए नहीं बुला सकते। बहरहाल ये बहुत सारी बातें आ रही हैं, इसके बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं जिसको देखना पड़ेगा कि इसमें कहाँ तक क्या हकीकत है। लेकिन इसमें कुछ बातें ये ज़रूर अच्छी आ रही हैं कि जनाब स्टेट बैंक की जो नई रूलिंग आई है उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक को स्टेट बैंक लेंड नहीं कर सकता। अगर बोरो के लिए हुकूमत पाकिस्तान मांगती है तो स्टेट बैंक पैसे हुकूमत को नहीं देगा, ये एक अच्छी बात है। और इसके अलावा जो बातें आ रही हैं कि जनाब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि पिछले 2.5 साल से हुकूमत पाकिस्तान यानी इमरान खान की हुकूमत ने स्टेट बैंक को ये नहीं कहा कि वो रुपये को छापें यानी चीप मनी क्रिएट करें, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो बहरहाल हमें कुछ अच्छे पॉइंट भी देखने चाहिए और ज़्यादातर हम यही देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है, अच्छे काम किए जा रहे हैं। बहरहाल
जो पिछले दिनों सेनेट के इलेक्शन के हवाले से था वो भी बातें हो चुकी हैं। सेनेट के जो चेयरमैन हैं वो ज्वाइंट पीटीआई के आ गए और डिप्टी जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, और जो पीडीएम बनी थी उसका शीराज़ा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलावल और मरियम और दूसरे जो जरदारी साहब हैं और ये सब बिखर गए। तो बहरहाल इसमें हम ये देख रहे हैं कि अब चूँकि पीडीएम जो है अपना ज़ोर खोती चली जा रही है, हम ये समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान की जो हुकूमत है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, जिस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केटों में तेज़ी का रुझान बरकरार रहेगा। पिछले दिनों जो मार्केट 2-2.5 हज़ार पॉइंट गिर गई थी वो दोबारा से अपना जो खोया हुआ पॉइंट है वो हासिल कर लेगी। तो बहरहाल हमें अच्छी खबरें हैं, अच्छी बातें हैं और मार्केट में तेज़ी ही दिखाई देती है। आखिर में जो गोल्ड वाले हैं, मेरे बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, उनको मैं ये कहता चलूँ कि गोल्ड की मार्केटों में तेज़ी करके काम कीजिए, बाय करके काम कीजिए। 1720 इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, इसके नीचे के स्टॉप प्लेस कीजिए या 1715 के 1715 के स्टॉप प्लेस कीजिए और इसमें बाय चांस लीजिए, सेलिंग ना करें। क्योंकि जिस तरीके से मैं हमेशा आप लोगों की खिदमत में ये पेश करता रहता हूँ कि जनाब अमेरिका या दुनिया के सेंट्रल बैंक जब तक अपना शरह सूद नहीं बढ़ाएंगे सोने की कीमतें नहीं गिरेंगी। तो बहरहाल इसको आप क्लोजली देखें, समझें और इस पर अमल दरामद कीजिए। तो बहरहाल क्लोजिंग पॉइंट में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आज इन 2 दिनों में कोई ऐसी नेगेटिव खबर हमारे पास नहीं है जिन बेसिस पे ये कहूँ मैं कि जनाब मार्केटों में कोई भूचाल आएगा, मार्केट में कोई गैप ओपनिंग होगी, गोल्ड सिल्वर में या स्टॉक में कोई गैप क्रिएशन होगी, ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन ओवरऑल खबरें हमारे पास अच्छी हैं स्टॉक के हवाले से। जिस तरीके से फ्राइडे को हमने देखा कि तमाम मार्केटें ऊपर की तरफ चली गई थी, तो ये कहा जा सकता है क्योंकि 2 दिन हफ्ता और इतवार में कहीं कोई नेगेटिव पहलू हमें दिखाई नहीं दिया, ना ही कोई नेगेटिव खबर हमारे सामने आई। इन बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि मार्केटें ऊपर की तरफ रहेंगी, मार्केटों में तेज़ी ही करनी चाहिए, बाय करके चांस लीजिए। ये तमाम बातें थी जो आपके साथ शेयर की गई हैं। मैं इजाज़त चाहूँगा और जाते हुए तमाम हिंदू बरादरी को होली फेस्टिवल की मुबारकबाद दें और इंशाल्लाह आपसे जल्द फिर कल या परसों जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज़।